के शो में शरह सूद बढ़ाकर 15% कर दी गई। कर्ज लेना महंगा हो गया, पैदावारी लागत बढ़ जाएगी। महंगाई बदकिस्मती से अगले 12 माह के लिए 18 से 20% रहेगी। बिजली गैस के शदीद तरीन बहरान का हल अव्वलीन तरजीह करार। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब, मैं हूं आपके साथ सैफान खान। नाज़रीन, हमने देखा है कि एक बार फिर माशी सूरत हाल तो मुश्किल का शिकार है ही और ग्लोबल इन्वायरमेंट काफ़ी चैलेंजिंग है, लेकिन ऐसी सूरत हाल में के लिए भी कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। कल ही हमने देखा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी स्टेट बैंक की इजलास हुआ। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आई। इस स्टेटमेंट में कुछ अहम टारगेट्स तो बताए गए जो कि हुकूमत की जानिब से जो नेशनल इकोनॉमिक प्लान में सामने आए थे उनसे बिल्कुल अलग थे। लेकिन हमने देखा कि माशी तरक्की के हवाले से 3 से 4% की शरह नमू की एक्सपेक्टेशन रखी गई, जबकि महंगाई की शरह 18 से 20% रहने की तवक्को का इजहार स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने किया। महंगाई के बुनियादी वजह बढ़ने की क्या है और जो ग्लोबल चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है, ये महंगाई क्यों है और इसके कॉज क्या है, इस पर डॉक्टर मुर्तजा सईद साहब जो एक्टिंग गवर्नर है स्टेट पाकिस्तान के, उन्होंने कल क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, पहले आपको जरा ये सुनाते हैं। हम जो इन्फ्लेशन आजकल देख रहे हैं पाकिस्तान में, इसकी वजह क्या है, बुनियादी वजह क्या है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये पूरी दुनिया में हो रहा है। 1970s के बाद एडवांस्ड इकोनॉमीज़ में भी और इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ में भी इतनी हाई इन्फ्लेशन कभी नहीं हुई थी पहले। और इसकी वजह यह है कि सबसे पहले कोविड से जब इकोनॉमीज़ निकली तो उन्होंने बहुत स्टिमुलस दिया हुआ था। उसके बाद कुछ सप्लाई बॉटलनेक्स भी आ गई थी, डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो गई, सप्लाई कोविड की वजह से काफ़ी डिस्ट्रप्टेड थी। उससे शिपिंग कॉस्ट्स और तरह की चीज़ों की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई। लोगों का ख्याल था कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये जो कीमतें बढ़ी हुई हैं ये नीचे आना शुरू हो जाएंगी। अनफॉर्चुनेटली फरवरी मार्च में रशिया और यूक्रेन की जो जंग शुरू हो गई है, उसके बाद से जो ये कमोडिटी प्राइसेस हैं दुनिया की, ये और भी ऊपर चली गई हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये ग्लोबल फिनोमेनॉन भी है जिसको पाकिस्तान भी एक्सपीरियंस। तो नाज़रीन, ये तो उन्होंने बताया कि क्या चैलेंजिंग एनवायरनमेंट है आलमी सतह के ऊपर जो हालात हैं, लेकिन फिर ये भी उन्होंने कहा कि इस साल महंगाई ज़्यादा रहने की तवक्को है। हम ऑलरेडी देखें कि 2008 के बाद इतनी महंगाई पाकिस्तान में नज़र आई है, लेकिन ये और बढ़ेगी। ये ऐसा भी उन्होंने कहा, जिस तरह मैंने कहा कि टारगेट्स 18 to 20% उन्होंने कहा इस साल रहेंगे FY23 में, जबकि हुकूमत 11 और 11.5% के दरमियान समझ रही है कि इन्फ्लेशन या महंगाई की शरह रहेगी। क्या कहा उन इनिशिएटिव्स के बारे में और महंगाई की शरह कितनी, इस बारे में मुर्तज़ा सईद साहब ने, लेट्स हियर दिस आल्सो। मुश्किल फेज़ है, तकरीबन 1 साल जो है इन्फ्लेशन हमारे ख्याल में हाई रहेगी, क्योंकि अब प्राइसेस ऊपर चली गई हैं। तो अब इन्फ्लेशन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह हम मेजर करते हैं पिछले साल की प्राइसेस के साथ कंपेयर करके, तो अब इन्फ्लेशन हाई रहेगी अगले 1 साल के लिए। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि ये और ज़्यादा बढ़े ना, ताकि जो आम आदमी है उसके ऊपर और प्रेशर ना पड़े। ये सब तो हुआ, लेकिन नाज़रीन साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के इस इजलास के अंदर अहम ये भी हुए कि शरह सूद को बढ़ाकर 15% तक लेकर आ गए। शरह सूद 15% पर आएगी तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होगी, फाइनेंस कॉस्ट क्या होगी, नया बिजनेस तो दूर, क्या अपने बिजनेस को सस्टेन करना भी इस हालात में आसान होगा या नहीं होगा, क्या जॉब लेऑफ्स होंगे, माशी तरक्की पे इसका असर क्या होंगे, इन सारे सवालात को भी उठाएंगे। साथ साथ EFS यानी एक्सपोर्ट फाइनेंस और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग LTFF के हवाले से जो डिस्काउंटेड रेट था, यानी उस डिस्काउंट को कम करके 500 बेसिस पॉइंट्स कर दिया गया है। तो अब ये शरह भी तकरीबन 10% के करीब आ चुकी है। तो ये कितना मेजर हिट लगेगा कारोबारी तबके को, आखिर इतनी बड़ी एडजस्टमेंट की जरूरत क्या थी? मोअज़्ज़ज़ शख्सियत डॉक्टर वकार मसूद खान साहब, साबिक सेक्रेटरी खजाना, प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये जो इतनी बड़ी एडजस्टमेंट, वकार मसूद साहब, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैंने इतना रिएक्शन अभी तक नहीं देखा। क्या रद्देमल क्या आ सकता है इसका बिजनेस कम्युनिटी से, स्टॉक मार्केट से, आपको क्या नजर आता है डॉक्टर साहब? बहुत शुक्रिया सैफान। यकीनन ये मेरी तवक्को से तो बहुत ज़्यादा है। और सबसे पहले मैंने ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देखी जिसने बहुत हैरत हार किया कि इतना बड़ा कदम स्टेट बैंक ने उठाया है। अब मैं पहले ही कहता चलूँ, मतलब बातें हम और कर सकते हैं कि ये अगर इस वक्त IMF का प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए एक ऐसी हड्डी बनी हुई है, ना निगलता है ना उगलता है,
तो अगर उनका ये तकाजा था तो फिर समझ में आ जाता है, लेकिन इसके सिवा इसको समझना जो है वो बहुत मुश्किल है। ये बहुत बड़ा कदम है और 15% का अगर पॉलिसी रेट है तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि वो रेट जो आम सारिफ जिसका सामना करेगा उसमें उसके लिए कर्जा वर्जा लेना तो बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। तो नई सरमायाकारी या मतलब जो अभी भी लोग बिज़नेस में हैं और उनको वर्किंग कैपिटल वगैरह की ज़रूरत होती है, उनकी तो कॉस्ट बहुत बढ़ेगी और इसका असर फिर बिलाखिर कीमतों पे भी पड़ेगा। दूसरा ये कि ये हम समझ ही नहीं पा रहे हैं इस बात को, ना IMF समझ पा रहा है, सारी दुनिया ये कह रही है कि भाई ये अगर सेंट्रल बैंक्स ने इस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश की तो वो तो और मामलात को बिगाड़ देंगे। कल न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर एक रिपोर्ट थी कि भाई मतलब इकॉनमी तो ठंडी हो रही है, अब इन्हें क्या ज़रूरत पेश आ रही है कि उसको डंडा मारेंगे और उसको बिल्कुल ही अधुआं कर देंगे। तो हमारे यहाँ भी जो है यानी 14.25% का रेट भी जो है वो बहुत बड़ा था। अच्छा, और फिर ये कि देखें इस पे तो सिर्फ हुकूमत ही जो है वो उसको 50% भी कर देंगे आप उसका रेट, तो वो उतना ही बोरो करेगी जितनी उसकी ज़रूरत है, वो तो बाज नहीं आएगी। उसके तो जो हम कहते हैं गैर लचकदार उसकी तलब है, तो वो तो मतलब इसको लेती रहेगी। तो अब जो लोग मेरी खुद बैंक्स जो हैं उनके पास जितने सरमाए हैं, जितने डिपॉजिट्स होंगे, वो ज़्यादातर गवर्नमेंट के पर्चे में लगा देंगे, पेपर में लगा देंगे और वहाँ से इनको जो है 15%, 16%, 17% जो है। लेकिन वकास साहब, आपने कहा कि आप इसके जो इम्प्लिकेशंस हैं उस पर आने से कबल आपने कहा IMF के प्रोग्राम का तकाजा हो सकता है, लेकिन जो बार बार स्टेट बैंक कह रहा है, जिस तरह उन्होंने EFS या LTFF के रेट ही बढ़ाए हैं, तो वो कहते हैं इसका मकसद ये है कि हम इकोनॉमी को कूल डाउन करें। दूसरा मकसद उन्होंने कहा है कि हम रुपये को सपोर्ट फराहम कर सकें और तीसरा मकसद उन्होंने कहा है कि हम इन्फ्लेशन को, जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, डी एंकर कर सकें। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स उन्होंने डिफाइन किए हैं। तो आपको लगता है ये इन 3 ऑब्जेक्टिव्स को के हुसूल के लिए हो रहा है या ये IMF प्रोग्राम या प्रेयर कंडीशंस और ये सब कुछ IMF हमसे करवा रहा है? आपका तजुर्बा वसी है, ये IMF करवा रहा है? जी, मैं समझता हूँ कि ये IMF ही का इसमें बड़ा दखल है और ये IMF ही की एक शर्त हो सकती है जिसको पूरा किया गया है। बाकी ये वाली बातें जो आपने बयान की हैं और एक्टिंग गवर्नर ने कही हैं, तो जब वो करेंगे तो इसी तरह की बातों का सहारा लेंगे। उसके अलावा तो ये नहीं कह सकते कि भाई फंड की शर्त के तौर पर हम इसको मंजूर कर रहे हैं। तो ये तो बहरहाल एक उनका यानी वो इस हिजाब को तो कायम रखेंगे ना कि हमने तो अपनी सोच के मुताबिक किया है। देखिए, ये 21% जो ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन आया है जून के अंदर, तो जो एवरेज इन्फ्लेशन है इसके बाद भी 12% से कुछ ऊपर है एवरेज इन्फ्लेशन पूरे साल का, पिछले साल का। अब उसको ये फरमा रहे हैं अभी, मतलब यानी कि जुलाई तो शुरू हुआ है कि जनाब वो 18 से 20% रहेगा। तो ये तो बड़ी मतलब मेरी नज़र में, अब आपने अपने तारुफी कलमात में भी ये बात कही कि जनाब सबके सामने है कि अभी तो स्याही खुश्क नहीं हुई। जो NEC के अंदर आपने हुकूमत ने टारगेट्स सेट किए हैं 11.5% का इन्फ्लेशन और 5% की ग्रोथ, तो सबको गायब कर दिया उन्होंने और अपनी चीज़ जो है वो लेकर आ गए कि 18 से 20% आपको क्या लगता है ये 18 से 20% क्या रियलिस्टिक नहीं है? क्योंकि ज़्यादातर जो लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो 20 से भी ज़्यादा है, कुछ तो 20-22 कह रहे हैं। क्या ये पेट्रोल की कीमतों में इजाफा ये वन ऑफ है? आपको लगता है आगे जाकर नहीं होगा और ये दोबारा गिर जाएगा रेट? ये हुकूमत का प्रोजेक्शन सही है 11% वाला, क्या आपको लगता है बहुत ज़्यादा है ये 18 से 20% जो इन्होंने एक्सपेक्ट किया? देखें, ये तो आपके सामने है, 130 से 98-99 पर प्राइस आ गई है और बहुत से लोगों ने पेशन गोइयाँ की हैं कि ये 65 तक आ जाएगी, या कुछ ने कहा कि नहीं 80 पे रुक जाएगी। या 80 और 65 भी हमारे लिए जो हैं
बहुत बड़ा रिलीफ होंगी, क्योंकि हमने तो 130 का मुकाबला किया है ना। तो यानी कीमतों का फिर आप देख लें कि गंदम का 2 दिन पहले जो टेंडर दिया था उसको कैंसिल कर दिया है, ये कह करके नहीं, अब कीमतें नीचे आ रही हैं और हम कम कीमत के ऊपर गंदम खरीदेंगे। और जनरली जो हमारे सामने अशिया की का इंडेक्स है उसमें तेज़ी से कमी वाक़ई हुई है। तो लिहाजा थोड़ा सा आउटलुक तो वैसे ही इन्फ्लेशन का जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ऐसे मौके पर एकदम से इतनी बड़ी प्रोजेक्शन करना 18 से 20% का, ये मेरी नज़र में तो महल नज़र। और दूसरा आपने कहा कि अभी जो एनईसी के अंदर उसकी स्याही भी इस वक्त सूखी नहीं होगी और ये सामने आ चुका है, तो आपको लगता है ये बहुत बड़ा फिस्कल और मॉनेटरी कोऑर्डिनेशन जो हम कहते हैं वो चैलेंज हो जाएगा? क्योंकि स्टेट बैंक कह रहा है कि आप 3 से 4% आपका आप हो सकता है, आप हुकूमत कह रही है कि फिस्कल साइड पे 5% ग्रोथ होगी, वो महंगाई को 11% कह रहे हैं, 18 से 20% कर दें, तो ये इस तरह चलेगा क्या? सिमत क्या होगी मईशत की? 3% होगी मईशत की, सिमत 5% होगी, क्या होगा? सिमत का तयन किस तरह होगा डॉक्टर साहब? अब जब इतना इंटरेस्ट रेट का एक्शन ले लिया है तो उससे तो बड़ा मनफी असर पड़ेगा ना आपके तरक्की के असरात के ऊपर, तरक्की के इम्कानात के ऊपर। और अगर सरमायाकारी नहीं होगी तो फिर तरक्की तो बड़ी महाल होगी। और ख़ुद हुकूमत के अपने जो तरक्याती अखराजात हैं वो हम देखते हैं कि बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हुए हैं पिछले चंद सालों के अंदर। पिछले साल 900 अरब रुपए का बजट का तयन किया था डेवलपमेंट के लिए, वो बमुश्किल 500 हुआ है। इस दफ़ा इन्होंने 800 तो कहा है, लेकिन देखिए कि क्या हो सकेगा, क्योंकि अगर फिर दीगर अखराजात ज़्यादा होते हैं इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह के, जैसा कि अब ये अगर 15% पे रेट है तो उससे सिर्फ हुकूमत के बजट पे असरात पड़ेंगे ना सर। 1% 1.25% आपने बढ़ा दिया है और उसके वजह से सैकड़ों अरब रुपए का इजाफी खर्चा होगा इस साल के अंदर कर्ज़ों की वापसी और उन पे सूद की अदायगी में। तो हर तरफ हमको जो है वो सूरत हाल तो मखदूश नज़र आती है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आपने उसके अंदर मज़ीद इजाफ़ा कर दिया है। और इस अमल को, जैसा मैंने कहा कि अगर IMF ने ये तकाज़ा किया है और IMF ये चाह रहा है कि जनाब हम मज़ीद ऑस्टेरिटी करें। अब आप देखें आज मतलब जो है गैस की कीमतें बढ़ी हैं, अभी इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें बढ़नी हैं, उनको इजाफ़ा अभी तक नहीं उसका ऐलान हुआ है, लेकिन वो आ रहा है, तो उसके भी असरात पड़ेंगे हमारे ऊपर। लेकिन ये जो मतलब प्राइस एडजस्टमेंट था पेट्रोलियम का, वो तो हम कर चुके हैं ना, इतनी पिटाई खा चुके हम। उनके मुतालिक ये गुमान करना कि उनमें मज़ीद कोई इजाफा होगा, ये मेरे ख्याल में इस वक्त तो दुरुस्त बात नहीं है। सही है, आप सही कह रहे हो अभी। और इसलिए ये प्रोजेक्ट करना कि 18 से 20% होगी, आप ये कह रहे हैं कि प्रोजेक्शन ही सही नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी एवरेज इन्फ्लेशन 12% है और 21% होने के बावजूद 12% है। वकास साहब, मैं इससे पहले कि ब्रेक पे जाऊँ, मुझे ये भी इस मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में ज़रूर समझना है, कारोबार पर इसका असर क्या होगा? आपने कहा कि हुकूमत की बोरिंग बढ़ जाएगी, हुकूमत को ज़्यादा, आपने बैंक से ही बताया कि वो सरकारी पेपर खरीद लेंगे, टी बिल्स, और वहाँ पैसा पार्क कर देंगे। जो कारोबार ऑलरेडी कर्जा ले चुके हैं उनकी फाइनेंसिंग कॉस्ट कहाँ जाएगी? क्या वो सस्टेन कर सकेंगे? नया कारोबार जिसे कहा जाए जॉब क्रिएशन, वो हो सकेगी नहीं हो सकेगी? बिजनेस और प्राइवेट सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट क्या है वकार मसूद साहब? नहीं, आप ये सब मनफी असरात है। मैंने तो आपसे शुरू में अर्ज कर दिया कि इतनी बड़ी कॉस्ट के ऊपर जब अगर ये 15% है तो जो ये तो एक तरह से रिस्क फ्री जो इंटरेस्ट रेट है वो अब 15% हो गया है। तो जिसमें रिस्क इन्वॉल्व है वो तो लोग यानी कि लोग 16, 18, 20% उनको सामना करना पड़ेगा। तो वो तो मतलब कोई भी नहीं करेगा, वैसे ही हालात आपके सामने हैं। तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर बहुत बुरी तरीके से मुतासिर होगा, सरमायाकारी मुतासिर होगी। नई जब सरमायाकारी नहीं होगी तो नौकरियां भी नहीं पैदा होंगी और यकीनन गुर्बत में भी इससे इजाफा नागुज़ीर है।
तो ये सारी सूरत हाल जो है वो इस साल की मखदूश मईशत की अक्कासी कर रही है, जिसमें एक छोटा सा और साथ साथ ये भी होगा कि जो पैसा लोगों के पास अगर सरमाया होगा भी तो वो बैंक में पार्क कर देंगे, यानी सेफ डिपॉजिट इस वक्त अपना पैसे को सिक्योर कर देंगे, फिक्स कर देंगे, और ना कि सरमायाकारी प्रोडक्टिव सेक्टर्स में। एक ब्रेक की तरफ पढ़ता हूँ, मकाम मसूद साहब से मजीद सवाल पूछेंगे। नाज़रीन, मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस हुई है, उसके बाद उसकी इंप्लीकेशंस और उसके पीछे रीजंस क्या हैं हम जान रहे हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज बेनकाब में मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट की अनाउंसमेंट, 15% की शरह सूद, पैदावारी लागत में मुमकिन इजाफा, बढ़ती हुई महंगाई पर बात हो रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हालिया अनाउंसमेंट की क्या होंगी ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि स्टेट बैंक ने कल अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में 2 या 3 अहम पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी शेयर की थी। डेवलपमेंट उन्होंने शेयर की थी, कहा था कि जो अनसस्टेनेबल सब्सिडी पैकेज साबका हुकूमत अनाउंस करके गई थी उसको हुकूमत ने रिवर्स किया। दूसरी, उन्होंने ये कहा कि साथ साथ रोबस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी यानी 6% की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट रही है, जिसको उन्होंने कहा जी के एक पॉजिटिव है, पोस्ट कोविड भी हम इस ग्रोथ रेट को अचीव कर चुके हैं। और तीसरी बात जो अहम तरीन उन्होंने कही कि जो माली साल 2023 का बजट था उसमें फिस्कल कंसोलिडेशन के हवाले से अहम तरीन बजट था, और उस बजट को भी अप्रिशिएट किया गया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन साथ साथ आलमी सतह पे बढ़ती हुई महंगाई और दीगर अवामिल बताए गए। लेकिन जिस तरह भी वकार मसूद साहब कह रहे हैं कि एक तरह से आपने जो फैसला किया है मॉनेटरी पॉलिसी में डिस्काउंट रेट बढ़ाने का, इसकी नेगेटिव इम्प्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। महंगाई और इन्फ्लेशन हाइक, प्राइस हाइक के ऊपर इस वक्त एक्टिंग गवर्नर स्टेट बैंक ने कल क्या कहा था, लेट्स से दिस। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, खाने पीने की चीज़ें बहुत महंगी हो गई हैं, और अभी जो मुश्किल फ़ैसला किया है गवर्नमेंट ने, जो सही फ़ैसला था कि इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल प्राइसेस की सब्सिडी को ख़त्म किया जाए, वो उसकी वजह से भी आम आदमी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि स्टेट बैंक और स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दे रही है कि हमने महंगाई को कंट्रोल करना है, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और मुश्किलात पैदा कर रहा है हमारे आम आदमी के लिए। तो महंगाई को कंट्रोल करना अब हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हमारा, ताकि आम आदमी को रिलीफ मिल सके। इसलिए आज स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये फ़ैसला किया था कि इंटरेस्ट रेट को, पॉलिसी रेट को 1.25% से बढ़ा के 15% कर दिया जाए, क्योंकि दुनिया भर में इन्फ्लेशन हो रही है। इस किस्म की इन्फ्लेशन हमने कोई 50-60 सालों के बाद देखी है दुनिया में, और ये सब के लिए एक चैलेंज बन गया, पाकिस्तान के लिए भी चैलेंज है। नाज़रीन ने इसके बाद ये भी बताया कि डोमेस्टिक रीजंस क्या हैं इस महंगाई के हवाले से, क्या वजह है जिस वजह से महंगाई बढ़ रही है, तो ये भी उन्होंने बात की। क्या कहा एक्टिंग गवर्नर स्टेट बैंक ने, लेट्स हियर दिस आल्सो। लेकिन उसके साथ साथ हमारी अपनी कुछ डोमेस्टिक रीजंस भी हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेशन हो रही है। सबसे पहले ये कि पिछले 2 सालों में, फिस्कल ईयर 21 में और फिस्कल ईयर 22 में, हमने बहुत तेज़ी से इकोनॉमिक ग्रोथ को देखा है। तकरीबन 6% ग्रोथ हमने देखी है पाकिस्तान में। वैसे तो इकोनॉमिक ग्रोथ एक बड़ी अच्छी चीज़ होती है, लेकिन 2 साल अगर पाकिस्तान की इकॉनमी 6% पे ग्रो करे तो हमारी इकॉनमी की स्ट्रक्चर ऐसी है कि उसके बाद मसले शुरू हो जाते हैं, इन्फ्लेशन आ जाती है, करंट अकाउंट पे प्रेशर आ जाता है। और हमारी तेज़ रफ्तारी हमारी ग्रोथ की एक वजह ये भी थी कि अनफॉर्चुनेटली इस साल, हालांकि हम सोच रहे थे कि एक फ़िस्कल कंट्रैक्शन होगी, हमारा बजट टाइट होगा, असल में एक फ़िस्कल एक्सपेंशन हो गई। इसकी वजह से भी डिमांड बहुत बढ़ गई, 6% ग्रोथ फिर से हो गई इस साल, हालांकि इस साल थोड़ी सी कम होनी चाहिए थी, और उसकी वजह से भी इन्फ्लेशन हो रही है। तो एक ग्लोबल फिनोमेनॉन भी है, कुछ हमारे डोमेस्टिक रीजंस भी हैं। जिन डोमेस्टिक रीजंस की बात एक्टिंग गवर्नर स्टेट बैंक कर रहे हैं, डॉक्टर वकार मसूद साहब, ये क्या हुकूमत और यानी साबका हुकूमत शौकत तरीन साहब और स्टेट बैंक एक पेज पर नहीं थे? ये इन्होंने मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में भी लिखा है कि माली साल 2022 में जो फिस्कल स्टैंस एक्सपेंशनरी हुआ, दैट वाज टोटली अनएक्सपेक्टेड, स्टेट बैंक कह रहा है, और वो इस हुकूमत से भी तवक्को कर रहा है कि फिस्कल कंसोलिडेशन विल बी डिलीवर्ड। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि ख़ास तौर पे जो लास्ट गवर्नमेंट गई है शौकत तरीन साहब की, रजा बाकर साहब, जो बज़ाहिर लग रहा था सेम पेज पे हैं, सेम पेज पे नहीं थे इस सूरत हाल में? डॉक्टर साहब देखिए, मुझे हक़ाइक़ नहीं मालूम, लेकिन ये कोई अनहोनी बात नहीं है। पाकिस्तान में ये तर्ज़ हुक्मरानी रहा है कि जब
बज़ाहिर ग्रोथ नज़र आती है आपको तो बड़ी फरहत और बड़ी खुशी होती है, और फिर आप जो वाले इशारे हैं जो कुछ सुर्ख इशारे कर रहे होते हैं, उनको कहते हैं नहीं ठीक कर लेंगे, नहीं ठीक कर लेंगे। तो यदि ये तो बहुत शुरू के अंदर वाज़ेह हो गया था। मैं आपको बताऊं, अप्रैल मई जून सन 21 के अंदर और जून के अंदर तो तकरीबन 7 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स हो गई थी 21 के अंदर, और उसके बाद मतलब ये नहीं कि हमारे यहाँ तो कभी 5 बिलियन नहीं हुआ करती थी, तो 5 बिलियन भी होती तो 60 बिलियन डॉलर जो है बहुत बड़ी इंपोर्ट की फिगर होती। और उस वक़्त कुछ कहा भी गया इन लोगों से कि जनाब ये तो ज़रा सा एहतियात करें, ये तो फिर हम उसी तरफ जा रहे हैं। आपको याद होगा कि गुज़िश्ता हुकूमत जो है वो बहुत इस बात का चर्चा करती थी कि जनाब ये पिछली हुकूमत जो है वो 20 अरब डॉलर का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ कर गई है, जो मुल्क का सबसे बड़ा है, और कितने मसाइल हैं। अब देखिए बदकिस्मती से वही रास्ता आखिरी साल के अंदर इन्होंने भी जब अपने घोड़े खोले या फ्लड गेट्स जो है ना खोल दिए कि भाई हो रही हैं चीज़ें, बहुत अच्छा लग रहा है, ग्रोथ आने वाली है, हर चीज़ आगे जा रही है, बजट भी एक्सपेंशनरी था हैं। और IMF ने जब छठा जायज़ा मुकम्मल किया तो उसने कई बातें लिखी इस रुझान की तरफ, और कहा कि जनाब ये बजट जो है वो उन रास्तों से हट गया था जिसकी तरफ इत्तफाक हुआ था। तो लिहाजा ये वाक़या हो गया, हर जगह होता है, और अब आपके पास आपके रिज़र्व नहीं रहे कि इतनी इंपोर्ट्स को आप सस्टेन कर सकें। और फिर बदकिस्मती से ये भी बात मानने की है कि ये जो यूक्रेन की जंग आई और उससे सप्लाई, पहले ही कोविड की वजह से सप्लाई चेन टूटी पड़ी थी, ये एक इजाफी जो है उनसर पैदा हो गया जिसने दुनिया की मईशतों को तहोबाला किया है। हम बहुत मुतासिर हो गए औरों के मुकाबले में। इस रीजन में हमसे बेहतर बांग्लादेश और हिंदुस्तान ने इसका सामना किया है, और उनके तो इन्फ्लेशन रेट्स बड़े बहुत मॉडरेट हैं। हमारे यहाँ इन्फ्लेशन रेट जो है वो आउट ऑफ बाउंड हो गया, और उसकी वजह भी यही हुई कि हमने, अगर हम ये इजाफा करते कीमतों के ऊपर जिस रवानी से वो हो रही थी, तो इतना बड़ा हादसा ना होता। हमने जो यानी कि डीजल की प्राइस आपने चंद दिनों के अंदर डबल कर दी, डबल से ज़्यादा कर दी, 120 रुपए उसके अंदर बढ़ाए, और ऐसा ही पेट्रोल के साथ तकरीबन आपने किया। तो ये जो डबलिंग है इसने मतलब हमारे लिए ये मुश्किल पैदा कर दी कि एडजस्टमेंट हमारा जो है वो स्मूथ नहीं हुआ। लिहाजा ये 21% का जो आपको नज़र आया है नंबर, ये ऐसा इसे होना नहीं चाहिए था। अगर ये जिस दिन आए थे नए लोग उसी दिन से थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर देते तो 30 जून तक इनको तकरीबन 6 पंद्रवाड़े मिल जाते, उसके अंदर इस प्राइस को एडजस्ट करते और सारा मामला ठीक हो जाता। आपका वसी तजुर्बा है, आप सेक्रेटरी खजाना भी रहे हैं, मामले खुसूसी भी रहे हैं, ये बताएं कि अगर ये सूरत हाल मुख्तलिफ होती है, अगर इसहाक डार साहब जिनका हम नाम सुन रहे हैं कि वो आ सकते हैं वापस, अगर वो या वजीर खजाना होते बजाय डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल के, नो डाउट ही मस्ट बी ऑल्सो कॉम्पिटेंट मिफ्ता इस्माइल साहब, लेकिन इसहाक डार साहब का तजुर्बा हैंडल करें, इन्होंने माशी सूरत हाल इससे पहले वजीर खजाना रह चुके हैं, टफ सिचुएशंस को भी हैंडल कर चुके हैं, IMF को डील भी कर चुके हैं, तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती, महंगाई की भी और ये तमाम सूरत हाल आज, आपको लगता है वकार साहब? देखें, मतलब यानी कि मेरे लिए दोनों मुहतरम हैं, मिफ्ता साहब भी और डार साहब भी, तो मैं मुकाबलतन बात नहीं करना चाहता। लेकिन जैसा आपने ख़ुद फरमाया कि डार साहब ज़्यादा तजर्बाकार हैं और उन्होंने पीछे भी मुश्किल हालात को संभाला है, तो यकीनन बेहतरी होती। लेकिन ये हालात ऐसे थे जिसके अंदर जो कुछ किया गया वो तो नागुज़ीर लगता है। सही, अच्छा, ये नागुज़ीर था। और अगर अब इसहाक डार साहब यहाँ से आते हैं, आपको लगता है कि वो एक, आप जिस तरह कह रहे हैं कि मैंने कहा और आप उन अल्फाज को रिपीट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है उनका वसी तजुर्बा है, तो शायद वो बेहतर हैंडल कर सकते हैं यहाँ से सूरत हाल को? देखिए, जब वो आएंगे तो
उनका तजर्बा है बहरानों से निकलने का, तो उनकी वो जब इसका सामने देखें, दो एक बातें ऐसी हैं जिसमें उनका बड़ा ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, जो कि दूसरे लोग उसको गलत माने भी पहनाते हैं। एक तो ये कि उन्हें एक्सचेंज रेट के मामले में वो बड़े हसास हैं, और जब भी ज़रा सा ऊपर तले मामला होता है और उन्हें गुमान हो कि जनाब ये सही मार्केट फोर्सेस को, अब देखें इतने अरसे के अंदर हमने ये ज़र्रा बराबर भी नहीं सुना कि भाई मार्केट के अंदर भी कोई मैनिपुलेशन हो रहा है, या हमने स्टेट बैंक को नहीं देखा कि जब ये चीज़ें जब तलातुम आता है तो उन्होंने बुलाया हो मुताल्लिका स्टेक होल्डर्स को और उनसे कहा हो कि जनाब हम नहीं समझते कि ये चीज़ें जो हैं मार्केट फोर्सेस की हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ जो है ऐसी भी चीज़ें हो रही हैं जो मार्केट के सिवा हैं, स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है, लोग गैर ज़रूरी तौर पर सप्लाईज को रोक रहे हैं ताकि विंडफॉल प्रॉफिट्स बना सकें। तो ये जब वो होंगे तो मेरे ख़्याल में वो इस ज़रिए को भी इस्तेमाल करेंगे, और उसकी वजह से मैं समझता हूँ कि कुछ न कुछ जो इस्तेहकाम है एक्सटर्नल अकाउंट में वो ज़रूर अच्छा ठीक है। और ये वकास साहब बताएं कि आप जिस तरह आप एक तरह से जो स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट पे आप बात भी कर रहे थे, तो एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच स्टेट बैंक की होती है। इससे पहले जब रजा बाकर साहब थे तब भी जो स्टेटमेंट्स आई, लगा ऐसा कि जब करंट अकाउंट खसारा बढ़ रहा था तो स्टेट बैंक कहता था कि नहीं अंडर कंट्रोल है, कोई मसला नहीं है। आज जो सूरत हाल है उसमें इन्फ्लेशन रेट को लेकर जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये तो हो चुका है, आगे के हवाले से वो कह रहे हैं 20% हो जाएगी, यानी वो और तवक्को कर रहे हैं कि महंगाई बढ़ेगी, पेट्रोल बढ़ेगा। तो ये आपको लगता है कि जो क्रेडिबिलिटी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वो भी अंडर क्वेश्चन, या वो भी आहिस्ता आहिस्ता इरोड हो रही है इस तरह की स्टेटमेंट से मॉनेटरी पॉलिसी? देखिए, एक आप सफेन साहब इस बात को जहन में रखें कि हम ये जो IMF का प्रोग्राम है और वो इतना नागुज़ीर हो गया है कि हम जकड़े हुए हैं। तो मैंने जैसे कहा कि अगर IMF की ये शर्त है फिर तो एक बिल्कुल मजबूरी का आलम है, और स्टेट बैंक को और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ज़्यादा शर्तों को यानी ज़्यादा ज़रूरत शर्तों को मानना है बजाय इसके कि अपनी तरफ से वो अपनी बात को वो मनवा सकें। ठीक है, तो मैं इसको एक तरह से इसकी तौजीह कल के मॉनेटरी पॉलिसी एक्शन की यही तौजीह करता हूँ कि भाई फंड ने कहा है और इन्होंने उनकी बात को माना। वकास साहब, असल में हो ये रहा है कि जब रजा बाकर साहब थे और जब शरह सूद को 6% से 13.5% पे लेकर आया गया था, तो उस वक्त भी ये कहा गया कि महंगाई की शरह बढ़ रही है, हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन, आगे ये है आगे वो है। बाद में शौकत तरीन साहब आए, उन्होंने आके बताया कि IMF ने बेड़ा गर्क कर दिया मईशत का, और IMF ने हमसे शरह सूद बढ़वाई, IMF ने डिवैल्यूएशन करवाई। तो सर ये जो जैसे कहा जाए कि लोगों के सामने ट्रांसपेरेंट तरीके से क्यों नहीं आती सूरत हाल के ये हमसे IMF ही करवा रहा है, फिर हम ये क्यों इतना बड़ा एक स्टेटमेंट जारी करते हैं कि ये हम एंकर कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को डी एंकर करेंगे, इकोनॉमी को कूल डाउन करेंगे, रुपये को सपोर्ट देंगे? देखें, बदकिस्मती से ये बात आपने जो फरमाई है वो दुरुस्त है, और मुल्क को बड़ी शदीद इस बात की ज़रूरत है कि वो अपनी उसी चादर में रहे जो उसके पास है, अपनी टांगों को उससे बाहर ना निकाले। तो जिस वक़्त हम बहैसियत कौम इस बात पे राज़ी हो जाएंगे कि हमने अपने वसाइल के अंदर रहना है और हमने किसी के आगे जो है ऐसे हाथ नहीं फैलाने जिसमें हमारी माशी खुद मुख्तारी जो है उस पर ज़रब लगती हो, फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन सैफान साहब, ऐसी सूरत के अंदर हमें क्योंकि हम बहुत ज़्यादा अपने वसाइल से ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, आपने देखा अभी जो फेडरल गवर्नमेंट की नेट रेवेन्यूज़ हैं वो 5 ट्रिलियन के हैं, और उसमें से 4 ट्रिलियन सिर्फ सूद की अदायगी में जा रहे हैं। तो बाकी 5.5 ट्रिलियन के जो अखराजात हैं उसके लिए सिर्फ 1 ट्रिलियन आपके पास है, यानी 4.5 ट्रिलियन रुपए हम जो है मार्केट से बोरो कर रहे होंगे। आपको मैं बताऊं, ये मेरे लिए जो है नाकाबिल यकीन है कि इतनी
हमारी हालत हो गई है कि हम अपने वसाइल से आगे रह रहे हैं और इतना हमारा इन्हिसार कर्ज़ों पर है। सारे खर्चे जो हैं आपको रोकने होंगे, और जब वो कर्ज़े रुकेंगे तो फिर मतलब यानी कि अखराजात कम होंगे ना, और अखराजात जहाँ कम होंगे वहाँ पर लोगों को तकलीफ़ पहुँचेगी। लेकिन इसके सिवा कोई और रास्ता नहीं है, वरना आप ऐसे ही आपका इन्हिसार दूसरों के ऊपर रहेगा और आपकी माशी खुद मुख्तारी जो है वो आपके हाथ में नहीं रही। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वक़ा मसूद, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अहम तरीन तज़िया दिया अपने सूरत हाल के ऊपर। डॉक्टर वक़ा की बात आपने सुनी नाज़रीन, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, स्टेट बैंक कहता है शरह-नमू यानी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है 3 से 4% के बीच में रहेगा, और साथ साथ मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट जिसके अंदर इंटरेस्ट रेट को 15% तक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान लेकर आ गया। साथ साथ EFS और LTFF के हवाले से भी जो बुनियादी जो उनको डिस्काउंट था उसको कम करके 500 बेसिस पॉइंट्स कर दिया गया, यानी अब वो 10% पे कर्जा लेंगे। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।